प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मालदीव से। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मालदीव में चीनी कंपनी से लामू गादू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट छीनकर उसे भारत को सौंपा है। इस प्रोजेक्ट को पहले एक चीनी कंपनी को पूरा करना था, लेकिन उसने कोई भी ज़मीनी काम को अंजाम नहीं दिया था। लामू गादू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मालदीव के सरकारी बयान में कहा गया है कि लामू गादू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के साथ मिलकर पूरा करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के दौरान गादू और इहाविंदिपोलू में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में एक साथ काम करने की पर सहमति बनी है। गादू में एक एकीकृत समुद्री केंद्र स्थापित करने के लिए 11 अप्रैल को चीन की कैमके कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सैटेलाइट इमेज से पुष्टि होती है कि गादू में परियोजना के तहत कोई व्यवहारिक काम नहीं किया गया है। मालदीव की मीडिया धादु की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में शामिल चीनी कंपनी को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मालदीव की तरफ से मालदीव पोर्ट लिमिटेड ने कैमके के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव की सरकार ने यह नहीं बताया कि कैमके के साथ समझौता रद्द किया गया था या नहीं, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि सरकार भारत के साथ मिलकर इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। मालदीव ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वो गादू एकीकृत समुद्री केंद्र में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक क्रूज टर्मिनल, एक नौका मरीना और एक इको रिजॉर्ट विकसित करेगी। मालदीव औद्योगिक विकास मुक्त क्षेत्र मिडफेस को इहावन्दियोपोलू क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और मालदीव आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने का काम सौंपा गया है। हालांकि परियोजना अभी तक किसी भी कंपनी को नहीं दी गई है। आइए हम बात करें कनाडा की। कनाडा से लगातार ऐसी वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो देश में रोजगार के गहराते संकट को दिखाती हैं। कनाडा में कम होती नौकरियों और खासतौर से भारतीयों को आ रही दिक्कतों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इसकी वजह कनाडा के तंदूरी फ्लेम रेस्तरां के बाहर से आया वीडियो है। इस वीडियो में रेस्तरां के बाहर भारतीय छात्रों की एक बड़ी कतार दिखाई दे रही है जो नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। BWPPL की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा और भारत में वायरल हो रही इस वीडियो में तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बाहर जो छात्र दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर भारत से हैं। ये वीडियो इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचता है क्योंकि ये छात्र वेटर और सर्विस स्टाफ की नौकरी के लिए लाइन में लग रहे हैं। यह साफ तौर पर कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली रोजगार की चुनौती दिखाता है। कतार में खड़े छात्र भारतीय हैं। अगमवीर सिंह ने स्थिति पर निराशा जाहिर करते हुए कहा, मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था। इंटरव्यू के लिए मैं दोपहर को पहुंचा तो पहले ही लंबी लाइन लगी हुई थी। इंटरव्यू कब होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे तो लगता है कि यहाँ नौकरी के अवसर बहुत कम है। ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लाइन में लगे एक और छात्र ने कहा, यहाँ तो भयानक स्थिति है। हर कोई नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही। मेरे कई दोस्त बीते 2-3 साल से कनाडा में हैं, अभी भी उनके पास कोई भरोसे का रोजगार नहीं है। सबको लगता है कि कनाडा में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय छात्रों की निराशा बेहतर संभावनाओं की तलाश में कनाडा जाने के बाद उनके मोहभंग को दिखाती है। हाल ही में एक्स पर भी एक वीडियो साझा किया गया था। इस वीडियो में भी छात्र नौकरी के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया, गुलाबी सपनों के साथ भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों को इस पर सोचने की जरूरत है। आइए हम बात करें इजराइल और ईरान की। पश्चिम एशिया एक बार फिर अंतहीन संघर्ष की चपेट में है। इस संघर्ष की मात दो धुरी हैं, इजराइल और ईरान, जो अपने साथ कई अन्य को फंसाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का जन्मदाता और पालक ईरान है, लेकिन इस बार ईरान ने हिजबुल्ला को ऐसा फंसाया कि वो पहली बार बिना शर्त विराम के लिए चिल्ला रहा है। इससे पहले हिजबुल्ला एक ही रट लगाए बैठा था, वह गाज़ा से इजरायली सेना की वापसी थी। हिजबुल्ला ईश्वर की पार्टी के प्रमुख हसन नसरल्लाह और उसके साथियों को इजराइल हत्या कर चुका है। इस घटना ने ईरान समर्पित कट्टरपंथी संगठन के संरचनात्मक और साथ ही ऑपरेशनल क्षमताओं को घातक झटका दिया है। हालांकि हालात इतने गंभीर हैं कि कोई भी लेबनानी लड़ाका हिजबुल्ला का नेता बनने को तैयार नहीं है। जो बच्चे हैं वो इजराइल से छिपे फिर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्ला के भौतिक बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी हमला भी किया। इसके विपरीत लेबनानी क्षेत्र में इजराइल रक्षा बलों की घुसपैठ ने संकट को बढ़ा दिया है, जिससे हिजबुल्ला के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई को और अधिक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए इजरायली सेना ने पहली बार रेगुलर सैनिकों के अलावा रिजर्व सैनिकों को भी लेबनान की जंग में उतार दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को खाली करने का भी निर्देश दिया है। आईडीएफ का कहना है कि जब तक उत्तरी इजराइल सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हिजबुल्ला का गठन 1982 में शिया धर्मगुरु सईद अब्बास अल मौसावी ने किया था,
जो आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान के ज़ायोनी विरोधी और साम्राज्य विरोधी स्वभाव से प्रभावित थे। पार्टी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स से भौतिक और वैचारिक समर्थन मिला। 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख के रूप में नसरुल्लाह के उभरने के साथ शिया इस्लामिस्ट पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन आया। उसने कट्टरपंथी भाषणों के माध्यम से पारंपरिक शासक अभिजात वर्ग के आधिपत्य को चुनौती दी। पार्टी ने लोकप्रिय धार्मिक राजनीति भागीदारी के माध्यम से लेबनान की सरकार में अपनी वैधता बनाए रखी। हिजबुल्लाह ने रियल एस्टेट निवेश, दवा व्यवसाय, अवैध कैप्टागन व्यापार आदि के माध्यम से एक समांतर आर्थिक साम्राज्य चलाया। इसने मॉल की तस्करी के लिए ड्रग माफिया और संगठित अपराध सिंडिकेट को संरक्षण प्रदान किया, जिसके इसके खजाने में वृद्धि हुई। दूसरी ओर इसने वंचित शियाओं के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि दक्षिणी लेबनान, बेगा घाटी, दक्षिण बेरूत आदि में इसकी सामाजिक कल्याण इकाइयों का विशाल नेटवर्क गहराई से फैला हुआ था। हिजबुल्लाह ने अपने मिलिशिया विंग के माध्यम से अपने सशस्त्र हमलों को अंजाम दिया, जिसमें अजीज, बद्र, हैदर, रादवान आदि शामिल थे। हिजबुल्लाह ने ईरान से रॉकेट और मिसाइल प्राप्त करके अपने सशस्त्र समूहों की तकनीकी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इसने क्षेत्र में ईरान समर्थित प्रतिरोध की धुरी की ताकत को मजबूत करने के लिए हमास और हुती जैसे अन्य संगठन आतंकवादियों के साथ सहयोग किया। हालांकि हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह की हत्या संगठन की क्षमता के साथ साथ मनोबल के लिए एक बड़ा झटका थी। इजराइल हर उस हिजबुल्लाह नेता को निशाना बना रहा है जो संभावित रूप से समूह के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष से घिरे गृह युद्ध 75 से 90 की अवधि ने लेबनान को लेवेंट क्षेत्र में समृद्ध से सबसे नाजुक देश में बदल दिया। सऊदी अरब द्वारा 1989 में किए गए ताइफ समझौते ने सांप्रदायिक संघर्षों को रोकते हुए गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति सूत्र की पटकथा लिखी। 2019 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट लेबनान के सूत्रों से पता चला कि लेबनान की आबादी में मुसलमानों की संख्या 67.6% है, जिसमें सुन्नी 31.9% और शिया 31% है। साथ ही अलावी, इस्माइल और ड्रज समुदायों का प्रतिशत भी कम है। ईसाइयों की संख्या 32.4% है, जिसमें 5.8 मिलियन की आबादी वाले देश में मैरोनाइट कैथोलिक सबसे बड़ा ईसाई समुदाय है। समझौते ने मजलिस अल नवाब की 128 संसदीय सीटों को ईसाइयों 64 और मुसलमानों 64 के बीच समान रूप से विभाजित किया। इस समाज में उनकी संख्यात्मक उपस्थिति के अनुपात में विभिन्न समुदायों के बीच समान शक्ति साझाकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य समावेशी प्रतिमान के माध्यम से शांति और स्थिरता बनाए रखना और हिजबुल्लाह को लेबनानी राजनीति में एक हितधारक के रूप में मान्यता दी। इससे हिजबुल्लाह का संकल्प मजबूत हुआ और लेबनान में राजनीतिक प्रवेश के लिए एक रास्ता खुला। इसने पहली बार 1992 में राष्ट्रीय चुनाव में भाग लिया और संसद में 8 सीटें जीती। हिजबुल्लाह के राजनीतिक प्रवेश ने लेबनान में खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसने लेबनानी संघात्मक राजनीति में नियंत्रण रखने के लिए आर्थिक और मिलिशियाई इकाइयों को अच्छी तरह से संतुलित किया। बहुत निराशा की बात यह है कि संघात्मक प्रणाली लेबनान में राज्य निर्माण प्रक्रिया को बनाए नहीं रख सकी। न तो ये राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकी और न ही विखंडित समूहों के बीच आम सहमति बनाई सकी। लेबनान में कई वर्षों से राजनीतिक गतिरोध है। संसद पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ओन के स्थान पर लेबनान के नए राष्ट्रपति का चुनाव करने में 12 बार विफल रही है। सांप्रदायिक हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो गए और हिजबुल्लाह के नेतृत्व वाले गठबंधन सहयोगी ने चुनाव प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। हिजबुल्लाह ने सीरिया समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुलेमान फ्रांगी का समर्थन किया, जो हिजबुल्लाह के सहयोगी बरादा पार्टी का सदस्य है। उनके विरोध में मोरोनाइट नेतृत्व वाले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिहाद अजूर है, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य पूर्व और मध्य एशिया के निदेशक रह चुके हैं। आज लेबनान में कोई राष्ट्रपति नहीं है। एक कार्रवाई प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है। अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित है। लेबनानी पाउंड का अवमूल्यन हुआ है। विश्व बैंक के आंकड़ों 2022 में पाया गया कि गरीबी ने लेबनान के 44% लोगों को प्रभावित किया है। अक्कर, बेरूत, बेका, उत्तरी लेबनान और माउंट लेबनान के अधिकांश हिस्सों में 3 में से 1 लेबनानी गरीब था। लेबनान एक असफल राज्य बन गया, जिसे हिजबुल्लाह जैसी मिलिशिया इकाइयों ने अधिक खतरनाक बना दिया। निसंदेह हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत ने उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल को चोट पहुंचाई है, जिससे लेबनानी राजनीति में सत्ता का शून्य पैदा हो गया है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लेबनानी शांति के पक्ष में है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या लेबनान के राष्ट्रीय पद के लिए चुनाव होंगे? क्या नागरिक समाज सामान्य स्थिति में वापस आएगा? क्या सद्भाव और स्थिरता होगी? हालांकि सांप्रदायिक संघर्ष की प्रकृति कोई सकारात्मक संकेत नहीं देती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।